आप देख रहे हैं नवो अकेडमी, नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। नया चैप्टर राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, 6 की हिस्ट्री का एक नया चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके पहले हमने देखा है वैदिक काल, जिसमें हमने ऋग्वेद की रचना देखी थी, उसका काल देखा था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। लेकिन ये जो समय है वो उत्तर वैदिक काल है, 1000 से 600 ईसा पूर्व, आगे का समय है। उत्तर का मतलब बाद, वैदिक का मतलब वेदों से संबंधित। जब ऋग्वेद की रचना के बाद में जब 3 और वेद रचे गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसको हम जो उस काल उन वेदों का जब संकलन किया गया तो वो था उत्तर वैदिक काल। समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब देखो बेटा, इस समय साम्राज्यों का विस्तार होने लगा। ये मैंने बोर्ड वर्क तैयार किया है। साम्राज्यों का विस्तार हुआ, राजा अब सम्राट बनने लगा। जब उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया तो उसकी पदवी भी बढ़ी, उसने उपाधि को भी चेंज कर दिया। अब वो पहले वो कबीले का सरदार था, हमने देखा था पहले कबीला प्रथा थी, लेकिन अब वो जब बड़ा साम्राज्य हुआ तो वो राजा या सम्राट बन गया। उसने यज्ञों के माध्यम से बड़े यज्ञ किए, खुद को विस्तार दिया। और ऐसे एक यज्ञ का जो नाम है वो है अश्वमेध यज्ञ, जिसके अंदर घोड़ा छोड़ा। आपने उत्तर रामायण देखी हो, उसमें भगवान राम घोड़ा छोड़ते हैं। घोड़ा छोड़ते हैं, वो घोड़ा जहां जहां जाता है वो सारे राजा उसके अधीन हो जाते हैं। आखिरकार लव कुश वो घोड़ा पकड़ते हैं। सिस्टम यही था, अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा रोकेगा उसको यज्ञ करवाने वाले राजा से युद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद में उसमें सारे राजा आमंत्रित होते थे। जहां जहां घोड़ा गया वहां के राजा इसमें आमंत्रित रहेंगे। राजा को सिंहासन पर बिठाकर बाघ की खाल पे, मतलब उसको बिठाया जाएगा, बाघ की खाल बिछा करके। ये शौर्य का प्रतीक था, सम्मान का प्रतीक था। ये सारे राजा उसकी स्तुति करते थे। जब राजा युद्ध में जाता था तो युद्ध में जो सारथी होता था वो उसका दोस्त साथी होता था, सहचर। राजा के लिए विष अर्थात वैश्य जो है गिफ्ट लाते थे, उपहार लाते थे। तो ये आपको उत्तर वैदिक काल में राजा की जो परंपरा थी वो कैसे बदल गई, थोड़े राज्य बड़े हो गए, उसमें क्या क्या सिस्टम डेवलप हुए। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या था, कौन करता था, घोड़ा छोड़ा जाता था, अगर कोई पकड़ता तो उसको उससे युद्ध करना पड़ता, ये सिस्टम आपको पता रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर साम्राज्य बढ़ा, राजा जो है सम्राट बना, धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ। ये बोर्ड वर्क मैंने तैयार किया था, इसलिए मैंने आपको इसको समझा दिया, इसको नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि जनपद क्या था। लिखिए इसको, फिर हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जनपद क्या है। देखिए, जन का मतलब होता है लोग, तो जनपद लोगों के बसने की जगह को उस समय जनपद कहा गया। सीधे सीधे अर्थों में अगर मैं कहूं आपको, लोगों के बसने की जगह, लोगों के बसने की जगह को क्या कहा गया, जनपद। अब कुछ ऐसी जगह है जहां पर खुदाई की गई और वहां से इसके संकेत मिले, जैसे एटा के पास में अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, फिर मेरठ के पास में हस्तिनापुर, दिल्ली का पुराना किला। कुछ जगहों पर जब खुदाई की गई तो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो जनपद को दर्शाते हैं, उस समय का जो डेवलपमेंट था उसको दर्शाते हैं। कुछ जगहों पर खुदाई की गई। अब आपको जगहों के नाम याद रखना, याद रखना। एटा के पास में अंतरजी खेड़ा। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं और उन जगहों को देख सकते हैं, एटलस की सहायता ले सकते हैं। वैसे हम इस चैप्टर के बाद में इसी चैप्टर का एक वीडियो देंगे, उसमें महाजनपद और इस तरह से जो खुदाई वाली जो जगह है उनको हम दर्शाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जगहों के नाम याद रखने आपको। अंतरजी खेड़ा, दूसरा है आपके मेरठ के पास में हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर का नाम कौन नहीं जानता, पूरी महाभारत का केंद्र बिंदु था मेरठ के पास में हस्तिनापुर। राजधानी थी कुरुवंश की। उसके बाद में दिल्ली का जो पुराना किला है, वहां पर जब खुदाई की गई तो जनपद और महाजनपद काल के साक्ष्य मिली है। दिल्ली का पुराना किला, तो ये 3 जगहों की जो है खुदाई की गई, यहां से साक्ष्य मिले हैं। अब उस समय के जो लोग हैं वो कहां रहते थे, कि उस समय हालांकि उसमें पक्के मकान नहीं थे तो लोग झोपड़ियों में रहते थे।
मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। साक्ष्यों में क्या मिला है? साक्ष्यों में मिला है कि लोग जो है उस समय के लोग झोपड़ियों में रहते थे, और उसके आगे लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवर पालते थे। मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। आगे देखिए, हम साक्ष्यों की बात करें, साक्ष्यों से ये स्पष्ट संकेत मिले, साम्राज्य कुछ बड़े होने लगे थे। लोगों के बारे में कि लोग मवेशी पालते थे, खेती भी करते, तो चावल है, जौ है, धान, गेहूं, है ना। देखिए, चावल, जौ, धान, गेहूं। वैसे आजकल जो धान है, धान और चावल को समानार्थी माना जाता है, लेकिन उस वक्त हो सकता है कुछ दूसरा हो। दालें, गन्ना, तिल, सरसों, गेहूं, दालें, गन्ना, तिल, सरसों आदि उगाते थे, या आदि पैदा करते थे, या फिर आदि की खेती करते थे, कुछ भी कह सकते थे। उस समय की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, उस समय के बर्तन। बर्तनों में एक तो है गूसर। गूसर का मतलब है, कहीं कहीं गूसर है मतलब मिट्टी के कलर के, मटमैले जो होते हैं ना उस समय के, भूरे रंग के। तो दूसर के आद में लाल रंग के, है ना। मिट्टी उस समय बर्तन जो थे जनपदकालीन और महाजनपदकालीन, दूसर और लाल रंग के, दूसर व लाल रंग के। इसके साथ में इनकी इन बर्तनों पे चित्रकारी भी की गई थी, और साथ में ज्यामितीय आकृतियां भी बनी थी। याद रखना है, इसमें चित्रकारी की गई थी, और चित्रकारी के साथ में रेखाएं तथा ज्यामितीय आकृतियां भी बनी थी। चित्रकारी में रेखाओं की चित्रकारी थी, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची गई थी, है ना, और उसके साथ में ज्यामितीय आकृतियां भी बनी थी। रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के साक्ष्य मिले हैं, या आकृतियां बनी थी इन बर्तनों पर, आकृतियां बनी थी। तो ये उस समय की कुछ बातें हैं। वापिस देखिए आप, जनपद, लोगों के बसने की जगह। यहां पर कुछ जगहों पर खुदाई की गई, जैसे एटा के पास अंतरजी खेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरठ के पास में हस्तिनापुर, और दिल्ली का पुराना किला। इनकी विशेषता, यहाँ पर लोहे के औजार भी मिले, लोहे के अवशेष मिले, जिनको पहले श्याम अयस्क कहा जाता था। अब ये मुख्य, क्योंकि राजा थे, हथियार की जरूरत होती थी युद्ध करने की, तो लोहा इनको चाहिए था। फिर घरों की बात करें तो झोपड़ियों में रहने के अवशेष मिले हैं, मवेशी पालते थे, अन्य जानवर पालते थे, चावल, जौ, धान, गेहूं, दालें, ये सब खेती की बातें थी। और बर्तन की विशेष रूप से ध्यान रखें, बर्तन मिले हैं, कैसे बर्तन थे? धूसर और लाल रंग के, साथ ही इस पे रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियां बनी थी। हम पढ़ रहे हैं जनपद काल। अब हम जनपद जब थोड़ा और बड़ा हो गया और साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो अस्तित्व में आया महाजनपद। लिखिए इसको, उसके बाद में मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब हम बात करते हैं महाजनपदों की। जनपद से आगे जब साम्राज्य का विस्तार हुआ, जनपदों की जो विस्तारित शक्ति थी वो महाजनपद कहलाए। महाजनपद क्या था? जनपदों की विस्तारित शक्ति। जब जनपद और बड़े हो गए, राजाओं ने और साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसको हम जनपदों की विस्तारित शक्ति क्या कहा? महाजनपद। यह आपको ध्यान रखते हैं, जनपद की विस्तारित शक्ति महाजनपद। अब हमने महाजनपदों की जानकारी कहां से मिली, आपको याद रखना है। देखो, एक तो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, याद रखना। कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। देखिए आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, लेकिन महाजनपदों की बात आती है ना, तब आपको ये दो ग्रंथ याद रखने हैं बेटा, आगे भी बहुत काम आएंगे।
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार भारत में उत्तर वैदिक काल के दौरान 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कुल मिला के बात यह कि महाजनपद कितने थे कि 16 थे, यह आपको पता रखना है। जनपदों की विस्तारित शक्ति महाजनपद कहलाई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार महाजनपदों की संख्या थी 16। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी थी। क्या थी? याद रखना आप, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी थी। अब आपके मन में, जैसे ही मैंने कहा कि 16 महाजनपद, आपके मन में प्रश्न आ सकता है सर कौन कौन से। कई बच्चे जिज्ञासु होते हैं, सभी को होना चाहिए, तो वो कह सकते हैं कौन कौन, लेकिन ये अभी बताने का समय नहीं आया है। 16 महाजनपदों के नाम मैं आपको गिना सकता हूं। अंग, आपने अंगराज कर्ण का नाम सुना हो महाभारत में। मगध नरेश जरासंध। काशी, अंबा अंबिका अंबालिका। कौशल्या, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी नरेश शिशुपाल, है ना। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज, अश्वक, अवंती। 16 महाजनपद। लेकिन अभी उसके बारे में बताने का समय नहीं है। अभी आपको सिर्फ 16 महाजनपद थे, ये ध्यान रखना है। हर महाजनपद की एक राजधानी थी। राजधानी को सबसे सिक्योर जगह रखा जाता था क्योंकि वहां पे राजा जाता था। तो राजधानी में क्या करते थे, देखो याद रखना कि अक्सर अर्थात प्राय अक्सर राजधानी के चारों ओर या तो पत्थर की या लकड़ी की या ईंटों की एक चार दीवारी करते थे। राजधानी के चारों ओर ईंट, पत्थर या लकड़ी की ऊंची दीवार, चारों ओर ईंट या ईंटों, पत्थरों या लकड़ी की चार दीवारी बनाई जाती थी, जिसे आप किलाबंदी कहते हैं। जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे किलाबंदी कहा जाता था। याद रखना, किलाबंदी कहा जाता था। किलाबंदी जरूरी थी ना। अब किलाबंदी के कारण क्या क्या थे? एक तो पड़ोसी कोई भी आक्रमण नहीं करे। किलाबंदी का कारण क्या था कि पड़ोसी राजाओं के आक्रमण से रक्षा है। तो ये क्यों की जाती थी? तो सबसे पहला, पड़ोसी राजाओं के आक्रमण से बचाव हेतु। दूसरा, जब बड़ी दीवार बनाते थे तो राजा की शक्ति का भी प्रदर्शन होता था कि देखो यार, उसने कितनी बड़ी दीवार अपने साम्राज्य के पूरी चारों तरफ बना दी है। तो दूसरा है बेटा, राजा द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु भी दीवार, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु भी दीवार बनाई जाती थी। तो ये आपको पता रखना है। अब दीवार ऐसे तो नहीं बनती थी। दीवार बनाने में या किलेबंदी करने में ईंट, पत्थर, मजदूर, ऐसे बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। तो यहां लिख सकते हैं हम, किलेबंदी में ईंटों, पत्थरों, लकड़ी तथा मजदूरों जैसे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। मजदूरों जैसे संसाधनों की जरूरत होती थी या आवश्यकता पड़ती थी। ओके, ये आपको ध्यान रखिए। किलेबंदी की बात कर रहे हैं। अब राजा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राजा अब सेना भी रखने लगा था। सैनिकों को नियमित वेतन भी दिया जाता था। देखिए, महाजनपद में, जनपद से महाजनपद में जब आए तो कितने चेंजेस हो गए। पहले ऋग्वेदिक काल में कबीला सिस्टम था। हम देखते हैं कि जैसे कुछ कबीले थे,
लेकिन उसके बाद में महाजनपद में थोड़ा जनपद में थोड़ा विस्तार हुआ, महाजनपद में थोड़ा और विस्तार हुआ। तो यहां पर हम देखेंगे उसके बाद में कि राजा अब सेना भी रखने लगा था, राजा अब सेना भी रखने लगा था और सेना को नियमित सैनिकों को नियमित वेतन भी मिलता था, सैनिकों को नियमित वेतन देने लगे। कौन देने लगे? राजा। और अगर आपने पहले समझा हो कि आहत सिक्के थे सबसे पुराने सिक्के, है ना, आहत सिक्कों के रूप में उनको भुगतान किया जाता होगा। ऐसा माना जाता है कि जो सैनिकों को भुगतान है वो आहत सिक्कों के रूप में भुगतान किया जाता होगा, ये आपको पता रखना है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे इसके बाद में, टैक्स सिस्टम या कर व्यवस्था जिससे राजा का काम चलता था। देखो बेटा, बिना पैसे के राज्य नहीं चल सकता, तो पैसा आएगा तो टैक्स। आज भी अगर हम जितना राज्य केंद्र सरकार है, राज्य सरकारों के पास या किसी भी सरकार के पास जो पैसा आता है वो टैक्स से पैसा आता है, कर व्यवस्था से। समझ गए आप? महाजनपद, जनपद का विस्तारित रूप, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें पता चलता है कि महाजनपद 16 थे। गांठ बांध लेना अपने मन में, फिक्स, न 15 न 14, 16, 16 महाजनपद। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी थी, राजधानी के चारों ओर किलेबंदी की जाती थी। ये टॉपिक आपको ध्यान से रखना है। किलेबंदी क्यों की जाती थी? 2 बिंदु, आक्रमण से रक्षा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन। किलेबंदी में ईंट, पत्थर, लकड़ी और मजदूरों जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती थी। राजा सेना रखने लगे थे, सैनिकों को नियमित वेतन मिलता था और वेतन जो है वो आहत सिक्कों के माध्यम से दिया जाता था। लिखिए इसको। इसके बाद में हम अगले वीडियो में जब शुरुआत करेंगे तो बात करेंगे कर व्यवस्था की। राजा को कर कहां से मिलता था, वे कौन कौन से कर थे जो महाजनपद काल में मुख्य कर बन गए थे। लिखिए इसको। उसके बाद में हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा जारी रखेंगे।